बीएससी पार्ट वन के पेपर वन और यूनिट टू में हम ने स्टार्ट किया था पिछले दो लेक्चर्स में, और जिसमें हम सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत कर रहे थे। उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा वेग का रूपांतरण। हमने विस्थापन के रूपांतरण किए थे और उनके समीकरण निकाले थे। तो निर्देशांक रूपांतरण के बाद जो हमने बेसिक डायग्राम बनाया था वो दो फ्रेम्स हैं, एस और एस डैश, और इनके कोऑर्डिनेट्स भी जो निर्देशांक है वो लिखे हुए हैं, एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई जेड जेड डैश। एक पॉइंट पी है जिसके ऊपर की प्रेक्षण किया जा रहा है। दोनों फ्रेम्स में निर्देश तंत्रों में ओ और ओ डैश पे दो प्रेक्षक बैठे हैं और इनके आपस में जो सापेक्ष गति है वो v है, तो इससे जो दूरी ओ डैश है वो bt होती है। जो p पॉइंट है उसके अंदर जो दूरी का मापन होगा s फ्रेम से वो r होगा और r डैश जो है वो s डैश फ्रेम से होगा। इनको जब हमने रूपांतरण किया s से s डैश फ्रेम में तो ये पाया कि x डैश जो है वो क्या मेजर करेगा, वो करेगा x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब क्योंकि y और z जो है वो एक दूसरे के समानांतर हैं और उनके अंदर गति जो है वो अफेक्ट नहीं होगी, कोऑर्डिनेट जो है वो सिर्फ x की दिशा में ही गतिमान है तो y डैश y और z डैश z, और लेकिन t डैश जो है जो समय जो घड़ी एस डैश फ्रेम में करेगी वो मेजर करेगी t माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज़ है, वेग का रूपांतरण को करने के लिए हम ये कहेंगे भाई ओ डैश जो है वो क्या मेजर करेगा, वेलोसिटी। उसको नापने के लिए एस फ्रेम वाला जो पी पर के लिए मेजरमेंट करेगा, प्रेक्षण करेगा उस निर्देश तंत्र में, वो होगी वी एक्स का कंपोनेंट डी एक्स बाई डी टी, वी वाई का कंपोनेंट वी डी वाई बाई डी टी और वी जेड का डी जेड अपॉन डी टी। लेकिन एस डैश फ्रेम में जिसके पास अपनी घड़ी है और उसके पास अपनी स्केल भी है तो वो अलग मेजर करेगा वी एक्स डैश डैश। ये डैश जो हैं ये फ्रेम को नंबर आ रहे हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स, तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश। नाउ टी इज़ नॉट इक्वल टू टी डैश, तो इसलिए डी टी डैश आएगा। वी वाई डैश गैलीलियन में हम सिर्फ डी टी ही लिखते थे, तो वी वाई डैश डैश वी डी वाई डैश अपॉन डी टी बी डैश डैश डी जेड डैश अपॉन डी टी डैश। तो यहाँ पे जब हम विस्थापन के इक्वेशंस लिए थे तो एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट, तो अगर आप इसको डी एक्स डैश करेंगे जिससे विस्थापन बने तो इसका डी एक्स माइनस वी डी टी हो जाएगा। और इसको अब आप जब डिवाइड करेंगे टी से इक्वेशन को तो डी एक्स बाई डी टी माइनस वी डी टी अपॉन डी टी और अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड डी टी। तो डी एक्स डैश अपॉन डी टी जो है वो आपके क्योंकि ये वी एक्स माइनस वी और ये डी टी और आएगा इसके अंदर, ये छूट गया है तो इसको भी आप कर लें। तो डी टी और डी टी डैश के बीच में क्या संबंध है, डी टी डैश इज डी टी माइनस वी डी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और डी टी डैश हो जाएगा डी टी के। अब आप डी एक्स डैश अपॉन डी टी डैश अगर लेंगे तो हमारे को इस वाले इक्वेशन में भी वी एक्स माइनस वी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर इंटू डी टी, और ये डी टी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और डी टी डैश जो है वो हमारे, तो वी एक्स डैश डैश विल बी इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर, और डी टी डैश से जो आ रहा है वो वन माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई वन माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो वी एक्स डैश डैश हमारे पास हो जाएगा वी एक्स माइनस वी अपॉन वन माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। सिमिलरली हमने ये देखा था कि वाई डैश जो है वाई के बराबर आ रहा है और जेड डैश जेड के बराबर आ रहा है, और टी डैश जो है टी माइनस वी एक्स अपॉन सी बाई स्क्वायर आ रहा है और अंडर रूट ऑफ वन माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे
जो वेग है वो बराबर नहीं है। वी वाई डैश इज़ वी वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर और 1 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जेड डैश का भी क्योंकि एक से हैं तो इसलिए उसका भी रिलेशन इस तरह से ही लिखेंगे, वी जेड अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 9 में, तो इन सब के अंदर जो कॉमन है वो ये है कि वी एक्स सब में आ रहा है। तो जिस दिशा में गति हो रही है, प्रोपोगेशन हो रहा है, वो दिशा वी वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट दोनों को प्रभावित कर रही है। तो दोनों घटक जो हैं उसके अंदर आ रहे हैं। तो ये जो इक्वेशन है 8, 9 और 10, इनको हम लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज़ या वेग के रूपांतरण नियम कहते हैं। अब इसके कुछ केसेस हैं जिनको हम समझने चाहेंगे और ये इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो केस 1 है कि अगर v का मान c के सापेक्ष बहुत अत्यंत स्मॉल हो, जैसा कि पृथ्वी पर जितने हमारे फिनोमेना होते हैं वो बहुत ही लो वेग के होते हैं, वेलोसिटी के स्पीड बहुत कम होती है। तो c के सापेक्ष हमारे इस केस में जितनी भी इक्वेशंस हैं, ये तीनों इक्वेशन देखें 8, 9, 10 अगर आप करेंगे तो लोअर डिनोमिनेटर में 1 के सापेक्ष ये दूसरी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में जो है नीचे वो बहुत कम है। तो वी एक्स डैश डैश विल बी इक्वल टू वी एक्स माइनस बी। ऐसे वी वाई डैश वी वाई के बराबर हो जाता है और वी डैश डैश। तो ये जो इक्वेशंस हैं ये वैसी हैं जैसी गैलीलियन रूपांतरण में हमने फाइंड आउट की थी। तो इसलिए जब आप पृथ्वी पर कोई गणना कर रहे हैं नॉर्मल जितने भी ऑब्जेक्ट्स की, उनके अंदर आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन या न्यूटन के जो भी नियम हैं उनको लगा के आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ केस 2 इज़ कि मान लीजिए वी एक्स जो है वो वी एक ले लेते हैं कॉमन और बाकी जो कंपोनेंट घटक हैं वो ज़ीरो हैं। वी वाई और वी जेड में कंपोनेंट ज़ीरो है, सपोज़ कीजिए ऐसा है, और वी एक्स में सिर्फ एक गति है। और अगर ऐसा एक विमीय ही रहे तो क्या होगा? तो इसके अंदर हम वी डैश एक्स डैश को वी डैश से रिप्लेस कर दें अगर, तो वी डैश हो जाएगा वी माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी स्क्वायर, जैसा कि फाइंड आउट 8 से भी हुआ है। और अब इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं कि ये ऐसी केस होगा। तीसरा केस में हमें ये सिद्ध करना है कि जो आइंस्टाइन का था कि एक तो अधिकतम इसकी स्पीड हो सकती है किसी भी कण की, और दूसरा जो c है वो एक अचर है राशि, तो वो सभी फ्रेम्स में बराबर रहेगी, एक ही मान रहेगा। उसको प्रूव करना है हमें कि c जितने भी निर्देश तंत्र हैं उनके अंदर उसका मान समान रहता है। तो प्रकाश का वेग अचर रहता है। तो पुट इसके अंदर क्या करें, पुट सी वी इज इक्वल टू सी, और जब आप करेंगे v इज इक्वल टू सी मीन्स किसी भी एक दिशा में उसका जो स्पीड है वी एक्स की जगह या v की जगह एक विमी है तो आप c से रिप्लेस कर दें, तो v डैश हो जाएगा c माइनस वी। इस इक्वेशन को देखो 12 नंबर को, तो c माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी सी अपॉन सी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में बच जाएगा 1 माइनस वी बाय सी और ऊपर बच जाएगा c माइनस वी। तो अब आप इसको c से डिवाइड कर दो तो 1 माइनस वी बाई सी ऊपर भी हो जाएगा और नीचे भी 1 बाई वी बाई सी है, तो ये खाली c बच जाएगा, तो v डैश c के बराबर आ जाएगा। तो s डैश जो निर्देश तंत्र है वो भी c का मान वही मेजर करेगा जो कि s फ्रेम ने किया था, तो c की वैल्यू चेंज नहीं होगी। चौथा केस, यदि हमने जो किया ट्रांसफॉर्मेशन अभी रूपांतरण वो s से s डैश फ्रेम में था, अगर हम s डैश से रिवर्स विपरीत रूपांतरण करना चाहते हैं वेग का, तो उसके अंदर आप जैसे करते हैं इको जो रिलेटिव स्पीड सापेक्ष गति है इनकी स्मॉल v, उसको माइनस वी से रिप्लेस कर दें तो बाकी इक्वेशंस वैसे सच रहेंगी और कोऑर्डिनेट्स को, निर्देशांकों को भी बदल दें। तो एस वे में v इज इक्वल टू वी डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी डैश अपॉन सी स्क्वायर। पांचवा केस,
एक जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी आती है वो होती है √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, सभी में आती है। आप वेग के रूपांतरण करें, चाहे वो आप स्थिति के रूपांतरण करें, निर्देशांक रूपांतरण, तो भी आती है। तो √1 माइनस वी स्क्वायर जो सी स्क्वायर, यदि v का मान c से ज़्यादा होगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा और इसका कोई हमें भौतिक अर्थ नहीं निकलेगा। इस केस में हम यही कहेंगे कि c जो है वो एक अधिकतम स्पीड है या वेग है जो कि हम मेजर कर सकते हैं। तो जिसका प्रेक्षण हो सकता है वो ये अधिकतम मान है।